वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्यासु सर्वदा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि नो मनोरथ है नाहि सुप्त सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यमेन काम करने से, परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, मन में सोचने से नहीं। जंगल का राजा शेर भी अगर सोया रहे तो उसके मुख में शिकार स्वतः नहीं जाता है, उसे भी। नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं टॉक विद जयप्रकाश। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बड़े ही विशिष्ट और ऐसे मेहमान है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो पूर्व में सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के एक प्राध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। इनकी जो सेवाएं हैं वो विभिन्न तरह की सेवाएं हैं। जैसे सामाजिक संस्था की बात हो तो उसमें इनकी अग्रणी भूमिका रहती है, चाहे वो विश्वविद्यालय में छात्रों की मदद की बात हो तो उसमें भी ये बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं, चाहे विश्वविद्यालय की मीडिया सेल हो या किसी भी प्रशासनिक कार्य हो, इन सभी कार्यों में इनकी महती भूमिका रहती है। और इनसे आज हम बातचीत करेंगे, जानेंगे इनके संघर्षों के बारे में और इनके कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। जी, आपको भी नमस्कार और आपके तमाम श्रोता दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका सर संक्षिप्त परिचय क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र नारायण चौरसिया है। लोग संक्षेप में आर्यन चौरसिया या सिर्फ चौरसिया जानते हैं। जी। मैं 1996 में नवंबर माह में सीएम कॉलेज में संस्कृत व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुआ था और वहाँ से ही मेरी ये जो नौकरी की पेशा शुरू हुई और फिर मैं विभिन्न पदों पर रहा। 2006 ईस्वी में मैं एनएसएस का पदाधिकारी बना सीएम कॉलेज में, फिर रेड रिबन नोडल पदाधिकारी बना। 2009 में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बना विद्यापति छात्रावास का, और 10 में फिर विश्वविद्यालय में एनएसएस कोऑर्डिनेटर हुआ, रेड रिबन के नोडल पदाधिकारी हुआ। फिर 11 में मैं उस पद के अलावे भी लोक सूचना पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रहा और मुझे बहुत जश भी मिला, बच्चों का स्नेह मिला और सरकार द्वारा भी मुझे पुरस्कार की और सम्मान दिया गया 2011 में। सर, छात्र जीवन सभी का संघर्षपूर्ण रहता है। छात्र जीवन को बड़े ही स्वर्णिम क्षण भी कहा जाता है और संघर्षों से होते हुए भी ये क्षण होता है, ये समय होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि सर आपका छात्र जीवन कैसा रहा? छात्र जीवन आप तो खुद बोले हैं संघर्षपूर्ण होता है, और जो छात्र संघर्ष नहीं करेंगे वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए छात्र जीवन निर्माण का काल होता है। वह छात्र जीवन ही तय करता है कि व्यक्ति का भावी जीवन फिर कैसा होगा। हम लोग साधारणतः मानते हैं किसी भी बहुत बड़े घर के बच्चे हों या साधारण आदमी के बच्चे, आज कोई कठिनाई नहीं है। मोबाइल का ज़माना है, हर नॉलेज उसके हाथ में आ चुका है। तो छात्र जीवन में जो बहुत सुखोपभोग किया है, पिता के आमदनी पर, कहा जाता है कि पिता के होटल में जो बहुत आराम से खाना खाता है तो फिर जीवन में खाना खिलाने लायक नहीं बच जाता है। इसलिए छात्र जीवन संघर्षपूर्ण होना ही चाहिए और मेहनत का समय होना चाहिए। सही दिशा में सही मेहनत अगर छात्र जीवन में हम करते हैं, शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अच्छी पुस्तक, अच्छे दोस्त को अगर हम बनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सकारात्मक हो जाता है और अच्छे ओहदे जो इच्छुक हैं, जो हमारे सपने हैं, सपनों को पर देते हैं और सपने को हम साकार। मैं बेगूसराय जिला का निवासी हूं और 85 से मैं 98 तक बेगूसराय में अध्ययनरत रहा, मैट्रिक से लेकर के इंटर तक, और फिर पटना गया और 98 से 96 तक पटना रहा, फिर नौकरी में यहाँ गया। इस बीच निश्चित रूप से जब कोई आगे बढ़ते हैं तो समाज की अपेक्षा, परिवार की अपेक्षा, सगे संबंधियों की बढ़ती है। इसमें कोई अच्छे होते हैं उनको अपने दिशा दिख जाती है, क्या करना चाहिए। सर, आप विश्वविद्यालय में सेवा देने से पहले आप सर सीएम कॉलेज के संस्कृत के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य दे चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो और सर अभी वर्तमान में संस्कृत के विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्राध्यापक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे कि वहाँ की जो अनुभव है और विश्वविद्यालय की जो अनुभव है उसमें क्या अंतर रही सर? निश्चित रूप से सीएम कॉलेज तो काफ़ी बड़ा है, 12,000 करीब विद्यार्थी हैं। इग्नू का भी मैं कोऑर्डिनेटर था, बरसर भी था, हॉस्टल का भी कार्य देखता था, या जो
काम बच जाते थे वो मैं प्रिंसिपल मुझे दे देते थे और मैं करता था। वो भी बड़ा प्रबंधन करना पड़ता था, प्राथमिकता बनानी पड़ती थी, एक ही समय में कई कार्य होते थे। तो वहाँ का क्षेत्र निश्चित रूप से काफ़ी बृहद था, कार्यों का अंबार था, लेकिन मैं पूरे तन्मयता से कार्य करता था। उसकी तुलना में यहाँ काम कम है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण जवाबदेही। है वर्ग वर्ग लेना, रिसर्च का वर्क करना, खुद पढ़ने का और पढ़ाने का अवसर यहाँ पर वहाँ से ज़्यादा है, क्योंकि पीजी और पीएचडी के छात्रों को यहाँ पढ़ाना होता है। और साथ ही साथ में विश्वविद्यालय का प्रेस मीडिया पदाधिकारी भी हूँ, तो वो भी काम है। ऑडियो वीडियो लैब का भी कोऑर्डिनेटर हूँ, वहाँ भी काम देखता हूँ। तो मेरा मानना है कि जो काम है, शिक्षक हों, छात्र हों या जो भी किसान हों, नौकरी पेशा, उनको अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यही कर्म ही पूजा है। सर आप एक ऐसे प्राध्यापक रहे हैं, आप एक ऐसे शिक्षक रहे हैं जो छात्रों के लिए सर 24/7 कहें तो मैं गलत नहीं होऊंगा। आपके पास सर जो भी छात्र आते हैं, जिस उद्देश्य से आते हैं, जिस सहयोग की भावना से आते हैं आपके पास, वो कभी निराश नहीं लौटते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी शिक्षक है तो केवल उसके पढ़ाने ही काम नहीं है, जी पढ़ाना ही काम नहीं है। पढ़ाई से तो हो सकता है बहुत आगे निकल जाए, नौकरी पा जाए, लेकिन सही मानव नहीं बन पाएगा। जी और शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं, राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं। राष्ट्र भविष्य हैं छात्र, जी जी राष्ट्र के भविष्य कहे जाते हैं छात्र, और लेकिन शिक्षक उसके निर्माता होते हैं। मदद भी हो और उसको अपनापन भी लगे, जो मैं जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति में होता था, जी सर, गुरुओं। गुरु के सानिध्य में ही छात्र रह के पढ़ते थे, गुरु ही उसके माता पिता होते थे, शिक्षादाता होते, सब तरह के। जी तो ये मैं भी मानता हूँ। आज के ज़माने में तो उतना संभव नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएंगे तो, लेकिन कुछ ज़्यादा तो कर ही सकते हैं जितना संभव है। तो पढ़ाई के अलावे अगर कोई दूसरे विषय के भी छात्र आते हैं या अपने छात्र आते हैं तो उसको सही मार्गदर्शन देना, मदद करना। मेरा मानना है कि छात्र में पूरी ऊर्जा होती है, हर एक युवा पूरी क्षमता लेकर के उत्पन्न होते हैं। ईश्वर कोई क्षमता में कमी नहीं दिए है, लेकिन उसको जगा देना, उसको रास्ता दिखा देना, ये एक शिक्षक का अच्छा कर्तव्य हो सकता है। ठीक ही कहा सर ने कि एक शिक्षक का दायित्व सिर्फ अध्ययन और अध्यापन का कार्य नहीं होता है। एक शिक्षक का दायित्व ये भी होता है कि बच्चे में राष्ट्र निर्माण के गुणों को भरना, उनको यह दायित्व करवाना कि आप व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व बन सकते हैं, और आपको सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ जिम्मेवारियां मिलेगी और उसका आपको निर्वहन करना होगा। ये तभी हो पाएगा जब एक शिक्षक यह समझेंगे कि अध्ययन और अध्यापन के साथ साथ हमें उसके व्यक्तित्व निर्माण पे भी बल देना है। सर हम आगे जानना चाहेंगे कि आप सर अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं, अनेक स्वयं सहायता समूह सब है, उन सभी से आप जुड़े हुए हैं और लगातार सर कार्य देते रहते हैं उन सभी सामाजिक संस्थाओं में। तो सर उसमें सहयोग करने से, उसमें मदद करने से आपकी क्या मिलती है सर? बहुत सारे लोगों को मन में होता है कि हम क्यों उससे जुड़े, हमको क्या मिलेगा इससे? सबसे बड़ी बात तो है आत्मसंतुष्टि, रुचि के हिसाब से आदमी जुड़ते हैं। जी जी मेरा शैक्षणिक के साथ साथ सामाजिक काफ़ी रुचि रही है, थोड़ी प्रशासनिक भी, इसलिए कई पदों पर मैं रहता हूँ। दरअसल तो मैं साइंस का विद्यार्थी रहा था, जी सर। साइंस अभी भी अच्छा है मेरा, और मैं संस्कृत लिया था प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए। बीपीएससी पीटी मेंस भी निकाला था मैं, लेकिन शिक्षक पेशा में आया तो यहाँ अच्छा लगा हमको। जी सर। कॉलेज भी अच्छा मिला, सीएम कॉलेज, तो इसमें रह गया। इन संस्थाओं में अपनी रुचि के अनुसार ही मैं जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी आर्थिक संस्था में हमको नहीं देखेंगे, कहीं भी राजनीतिक संस्था में नहीं देखेंगे। जो सामाजिक संस्था है, शैक्षणिक है, उसी में मैं जाता हूँ। और समाज सेवा करने से एक संतुष्टि होती है, अपने आप को मैं जज कर पाता हूँ जो मैं शिक्षक हूँ, कुछ दे सकता हूँ, सही दिशा तो दूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो ये संतुष्टि होती है। इसलिए मैं उस तरह की संस्था में मेरा जुड़ाव हुआ है। जी सर। सर आप एक प्राध्यापक भी है, आपने जैसा कहा कि आप विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी भी हैं, प्रेस का कार्य भी देखते हैं। हाँ, उसके बाद सर आप इससे पहले भी बहुत सारे पदों पे रहे हैं। इन सारे चीज़ों पर सर एक साथ संतुलन बनाना, समन्वय बनाना कैसे स्थापित हो पाता है सर, इतने सारे चीज़ों को एक साथ करना? ये तो प्रबंधन का गुण सबों में होना चाहिए, जी जी शिक्षक हो सर। या छात्र हो। एक बार हो सकता है तालमेल बनाने में अभ्यास, अनुभव काम आता है, जी और प्राथमिकता फिर होती है। जब
दो तरह के कार्य एक ही बार आ जाएं तो फिर कौन पहले करना चाहिए, किसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, किसको बाद में कर सकते हैं, या किसकी महत्ता ज़्यादा है, तो उसके और जाना स्वाभाविक है। कई संस्थाओं से जुड़े होने के कारण कभी कभार वर्ग है और फिर उसी समय कोई वर्क है तो उसको स्थगित करेंगे, पहले वर्ग लेंगे। कोई ज़्यादा सामूहिक हित का काम है और कोई सीमित हित का काम है जी तो सर, उसको पहले ज़्यादा प्राथमिकता के आधार पे उसको प्राथमिकता बनाना पड़ता तय है। करेंगे। इस काम को थोड़ा रुक के भी किया जा सकता है, इस तरह से तालमेल बनता है और स्वाभाविक है। इतना ज़्यादा है तो कहीं छूटता भी है। जी ये सर। नहीं कहता हूँ कि मैं सब काम को पूरी तरह से आदर्श रूप में कर पाता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश होती है। और उसमें अभी बेगूसराय जिला का लेकिन मृदुभाषिता है, किसी को समझा के कहने पर, आज तक सीएम कॉलेज में मैं 26 साल रहा, किसी शिक्षक से, छात्र से, कर्मचारी से या सामाजिक व्यक्तियों से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, आप नहीं देखे होंगे कभी। ये मैं मानता हूँ जो तीन पक्ष, तीन जो हैं सो मेरे मजबूत मजबूत पक्ष हैं पक्ष है। निश्चित रूप से। और जिनसे हाँ सर छात्र आपके छात्रों के, हाँ, आपके वो सहकर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा कितना सकते लाभ हैं। मैं दे पाऊँ, व्यक्तिगत बहुत नुकसान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जी सर। स्वास्थ्य गड़बड़ी हो सकती है, आर्थिक नुकसान भी होता है, बहुत सारे काम अपने परिवार के छूटते हैं। जी सर। जब 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 आप समाज सामाजिक कार्य जब करते हैं या फिर सार्वजनिक लोग व्यक्ति हो जाता है तो सामाजिक कार्य को ज़्यादा प्राथमिकता दे। समय तो 24 घंटा ही सबके लिए है, जी, जी सर, उसी में सब कुछ करना है। बिल्कुल। तो ये मजबूत पक्ष मुख्य रूप से तीन बातें जो कहा मैं वो, और कमज़ोर पक्ष में है कि काम ज़्यादा है, मैं पहले भी कहा। जी सर। तो कभी कभी कोई जगह, किसी जगह टकरा गया तो नहीं जा पाने से वहाँ या के समय रिश्ते पर ना जाने से वो लोग थोड़ी नाराज भी होते नाराज़गी हैं। व्यक्त करते और हैं, कम समय परिवार को कम समय शिकायत तो मिल पाता परिवार की होगा। भी रहती है। उसके बाद आगे लेकर के बढ़ना, जो अच्छाई है उसको लोग मूल्यांकन जो करते हैं वो सर्वांगीण करते हैं। कुछ कमी है तो उसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। सर आपके बहुत सारे पत्रिका में आलेख छपे हैं। सर हम ये मतलब जानना चाहेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण पत्रिका जिसका आप नाम ज़िक्र करें और उसमें क्या आपके आलेख छपे थे? पत्रिका आलेख तो मेरे 55 के लगभग छपे हुए हैं अब 55 तक। पूरे भारत में? 55, हाँ। उसमें दो पत्रिका तो यहाँ आप देख रहे हैं, जी, जी, जी जो सर। बनारस बीएचयू से, और एक है लेख रांची विश्वविद्यालय से। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी छपे हैं, और इधर एक जम्मू कश्मीर से छपे हुए हैं। महत्वपूर्ण में विश्वविद्यालय के कई पत्रिकाएं हैं, जिसमें अकेडमिया सीएम कॉलेज की पत्रिका अच्छी है, जी सर। उसमें भी लेख छपे हुए हैं। और दरभंगा से और बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं जो ISSN है या रेफर जर्नल है, उसमें भी लेख 55 से के अधिक आसपास, छपे जी, हुए जी, हैं। जी। और साथ ही साथ 7 पुस्तकें भी छपी हुई है। कुछ पुस्तक यहाँ देख कुछ रहे हैं, पुस्तकें आप देख सकते हैं। हाँ, पंचकन्या पुस्तक है। एक पंचकन्या, हाँ, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये सर की पंचकन्या पुस्तक है। कहा और एक जाता है ये पंचकन्या जो होती हैं उसको सुबह सुबह स्मरण करने से पाप का नाश होता है। जी, इसमें आ, महाभारत और रामायण, ये दो महाकाव्य हैं, प्रारंभिक हैं, आर्ष काव्य हैं। इसमें से द्रौपदी और कुंती, ये दो कन्या महाभारत से हैं और 3 कन्या रामायण से हैं, जिसमें ये हैं तारा, मंदोदरी और अहिल्या। जी ये सर। 5 कन्याएं हैं, महत्वपूर्ण हैं। ये शादीशुदा पांचों थी, फिर भी ये कन्या के रूप में मानी जाती है, और पांचों ईश्वर की बड़ी भक्त है। और एक और पुस्तक है सर की जो प्रेरणा, हम जानना चाहेंगे कि सर ये उस पुस्तक के विषय में ये सर बताएं थोड़े प्रेरणा से। पुस्तक जो है, हम लोग सेमिनार एक कराए थे सीएम कॉलेज में, जी सर। मानवीय मूल्य पर। उसी में जो आलेख श्रेष्ठ आए थे, उसके 51 आलेख इसमें। आलेखों का यह संग्रह है। हाँ, संग्रह एडिटेड बुक है, और जी, जी, जी। मेरी भी एक आलेख महत्वपूर्ण इसमें आलेख है। इसमें। सेमिनार का 15 में यह प्रकाशित हुआ था। और ये और सर इसी एक तरह से श्री कृष्ण चरित, चलित। श्री कृष्ण चरित पुस्तक है। 2012 में यूजीसी स्पॉन्सर मैंने एक सेमिनार कराया था ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में, भारतीय वाङ्मय में वर्णित कृष्ण चरित की प्रासंगिकता, उसके आलेख इसमें हैं। इसके अलावे भी कई पुस्तकें हैं, वैदेही हैं, उसके बाद लीला पुरुषोत्तम है, गीता पर पुस्तक है, तत्वमसी पुस्तक, ये 7 पुस्तक मेरी सर हम प्रकाशित। जानना चाहेंगे कि आपके शोध के विषय क्या थे, आप और आपने अभी तक कितने शोधार्थी को जो है सहयोग किए हैं, कितने
कितने ऐसे छात्र हैं जो आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से शोध कर रहे हैं? मेरा शोध बिहार विश्वविद्यालय जी मुजफ्फरपुर जी से जी हुआ और रामायण से विषय संबद्ध था। और वाल्मीकि रामायण में वर्णित उपेक्षित पात्र, जी ये सर। मेरे नेचर के अनुरूप था टॉपिक, क्योंकि जो उपेक्षित पात्र हैं, जो दलित हैं, जो उनको, शोषित है, जो वंचित हाँ, है अगर। उनके लिए कुछ करना ज़्यादा, ऐसे हम लोग ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए नहीं है, सबको करना जी जी, है, सर्वधर्म सर्वभाव लेकिन की उन भावना लोग के लिए विशेष रूप से करना है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े। आ पाए। तो वाल्मीकि रामायण के उपेक्षित पात्र मेरा टॉपिक था। और एक वहाँ की विभागाध्यक्षा थी डॉक्टर प्रभा किरण, वो मेरी गाइड थी। और मेरे अंदर अभी तक 8 शोधार्थी का पीएचडी अवार्ड हो चुका है। तथाकथित जो कहते हैं हम लोग अपर कास्ट और लोअर कास्ट, जी जी, सब छात्र सब पूरे सब हैं। हैं, सब धर्म के सर, हैं, आपके जाति के हैं। शिक्षक बनने से आपके जो सगे संबंधी थे, आपके जो परिवार वाले लोग थे, उनको सर क्या लाभ हुआ? स्वाभाविक है, कोई किसी भी समाज से, मेरा समाज बहुत मीडियम है, जी बहुत जी, उन्नत नहीं है अभी। चौरसिया समाज में मैं पहला व्यक्ति था अपने समाज के। समाज के और अपने जानकार में जो जी पहला व्यक्ति संस्कृत पढ़ा। और मैं हाई स्कूल और इंटर का टॉपर रहा था। स्कूल का भी टॉपर रहा। मैट्रिक में 68% उस ज़माने में मुझे नंबर आया था मैट्रिक में, और इंटर में भी 65% आया था उस ज़माने में। तो लोगों की उम्मीद थी मेडिकल इंजीनियरिंग करेगा, लेकिन समाज को मैंने उस समय निराश किया था संस्कृत रख करके। मेरी प्रशासनिक सेवा में रुचि थी, इसलिए संस्कृत रखा। और संस्कृत जब रखा तो गांव में परिचित सारों नाउम्मीद हो गए, जब इस लड़के से कोई उम्मीद करना बेकार है, बेकार ये है। नहीं जी कुछ जी, कर सकेगा। लेकिन जल्द ही मेरी नौकरी हो गई। 95 में एमए हुआ और 96 में मेरी नौकरी हो गई। तो लोगों में भी ये विश्वास जगह पुनः कि ये भी कुछ विश्वास कर जगा सकते हैं। और कई लोग आए मेरे पास। 96 में मेरी नौकरी हुई, 5 नवंबर 96, और 12 जनवरी मेरा पहले भांजा आया यहाँ, भतीजा आया, भतीजी आई, भगनी, जितने भी लोग आए हाँ, जो भी सबको आप शरण देते गए, वो आगे बढ़ते ममेरे गए। भाई के लड़के आए, परिचित आए, पड़ोसी आए। और पूरी ईमानदारी से प्रभाव पड़ता था। मैं मेहनती रहा हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई भी बताएंगे, छात्र हों या शिक्षक हों। उसका असर छात्रों पर भी पड़ा और आज उसका बहुत सुखद परिणाम है। मेरे बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। जी सर। पहला तो बताई मेडिकल में है बड़ा लड़का, दूसरी लड़की है जो बीएचयू से अभी ग्रेजुएशन कर रही है, तीसरा अभी यहीं दरभंगा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। वो आगे मेरी बढ़ते शादी गए। हुई थी नौकरी के बाद, पत्नी बीएड कर रही थी, पत्नी भी अभी हाई स्कूल शिक्षिका की है, +2 में जॉब शिक्षिका है। कर रही है, पीएचडी भी की और बीएड एमएड भी की। तो छात्र छात्राओं को सबका विकास हुआ है। मेरे भतीजी वगैरह भगनी रही है, वो सब भी जॉब में गई है। सर, आप जिस समय छात्र जीवन में थे उसमें आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी? बहुत पुअर फैमिली थे या फिर मध्यम वर्गीय परिवार थे नहीं, आपके? मध्यम वर्गीय से थोड़ा निम्न मध्यम वर्गीय निम्न कहिए। मध्यम वर्गीय। पिताजी शिक्षक थे और किसान भी थे, थोड़ी खेत पथार थी 5-6 बीघे, तो उसमें वो करते थे। लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण उस समय उतनी महत्ता नहीं थी जितनी आज है पढ़ाई के प्रति। गार्जियन में जागरूकता का अभाव था। तो पटना रह करके पढ़ने वालों में मैं गांव में वही तीसरा चौथा व्यक्ति था। इससे बहुत कम लोग उस समय जाते हाँ, थे पटना पढ़ने। बहुत कम लोग पढ़ते थे। अच्छा। घर पर रह करके थोड़ा बहुत पढ़ लिए और फिर काम में लग जाते थे। नौकरी के प्रति उतना नहीं था ये। सर, कहा जाता है कि जब आदमी को जो है सो लोग जानने लगते हैं, जो लोग पहचानने लगते हैं, तो उनकी आकांक्षाएं बढ़ जाती, इच्छाएं बढ़ जाती है। तो सर, आपके इतने सारे छात्र जानते हैं, इतने सारे सामाजिक संस्था से जुड़े हैं, मतलब, और प्रत्येक दिन अखबार की सुर्खियों में रहते हैं। तो सर, क्या आपकी इच्छाएं कभी राजनीति की ओर जाने की इच्छा हुई मन में कि अब इतने सारे लोग जब जानने लगे हैं, तो मुझे भी अब राजनीति की तरफ रुख करनी चाहिए? नहीं, राजनीतिक के तरफ तो कभी क्योंकि रुचि सर वो भी नहीं। तो एक समाज सेवा का ही हाँ, जरिया वो भी है। माध्यम है, लेकिन सब अपने रुचि क्षमता के हिसाब से जाते हैं। मैं प्रशासनिक क्षेत्र में रुचि रखता हूँ, सामाजिक क्षेत्र में रखता हूँ, शैक्षणिक क्षेत्र में रखता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी धार्मिक और राजनीतिक में अभी विशेष नहीं है। उम्मीद भविष्य में कम चांस लग उम्मीद रहा कम है। वैसी परिस्थिति नहीं अभी लग रही है फिलहाल। हमारे चैनल पे इतने समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, आपको भी धन्यवाद, आपके तमाम श्रोता दर्शक को धन्यवाद। तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस इंटरव्यू से क्या चीज़ सीखने को मिली है।